वेलकम ऑल। हेलो माय फ्रेंड्स। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है वो बेसिकली इंस्ट्रक्टिव वीडियोस के लिए है। ये चैनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए है और आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे रेगुलर वीडियोस चाहिए तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके पास हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आएँ, और हमारे जो भी मार्केट के अपडेट्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे क्लाइंट्स में क्या क्या होने वाली हैं, इन सभी जो ओवरऑल डिटेल्स हैं आपके पास आएँ, टाइमली पहुंच जाएं। इसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इन्वेस्टर्स और उनके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर है और हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर कौन होते हैं और उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं या फिर जब सोचते हैं कि हाँ अब हमें अपने फैमिली के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। नॉर्मली हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं। वो ये कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाएं, कब हमें म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए या कोई अदर इन्वेस्टमेंट बाय करना चाहिए, कौन से स्कीम्स अच्छे होंगे, कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, क्या मैं इस स्टॉक में या फिर इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। या कुछ लोग ये पूछते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से कि भाई आप बताओ आपकी क्या राय है स्टॉक के बारे में, आप बताओ आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। और टाइम बाय टाइम ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि क्या मेरे इन्वेस्टमेंट सही हैं, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर हैं। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो जिनके बेसिस पे हम इस आज बात करेंगे। हम रेगुलरली many similar questions very regularly we come to encounter in our daily lives. There is issue है इन questions के साथ। they are about the investments, not about the investor. इन्वेस्टर का जो नीड है कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता है और ना तो इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है आज के लाइफ में। नॉर्मली सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे ही ध्यान दिया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट की नीड और ना तो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। एक लीडरशिप गुरु थे मिस्टर साइमन, उन्होंने कहा था कि कुछ भी स्टार्ट अगर आपको करना है तो स्टार्ट विथ वाई। मीन्स वाई, क्यों। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़की शालिनी, एक 8 साल की बच्ची है, शालिनी नाम है उसका। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से टाउन में रहती है। ठीक है। उसकी रुचि स्पेस रिसर्च में थोड़ा अच्छा है, क्योंकि उसने देखा है कि इन कमिंग ईयर्स जो वुमेन रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्पेस में काफ़ी अच्छा किया है। स्पेस साइंटिस्ट के रूप में वुमेन साइंटिस्ट काफ़ी आए हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ा है उसमें, और वो एक स्पेस साइंटिस्ट भी बनना चाहती है। तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम साइंटिस्ट बनना चाहती हो तो हम हमारे साथ। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस लेते हैं। मान के चलिए एक कोई है जिनका नाम मिस्टर सुरेश, एक सुरेश है। उनका केस अलग है। ये एक 45 साल के हैं और ये एक वर्किंग इंजीनियर है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, वहाँ पे ये काम करते हैं। और इनकी एक वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, वो घर पे ही रहती हैं। ठीक है। और वो कंपनी, जिस कंपनी वो काम करते हैं वहाँ पे कोई पेंशन प्लान नहीं है, वो कोई पेंशन प्लान प्रोवाइड नहीं कराती है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने रिटायरमेंट और अपने आफ्टर जॉब के लिए वो कुछ प्लान करना चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट जो है काफ़ी अच्छे से कटे, आफ्टर जॉब हमारी जो उम्र है वो खुशहाली के साथ बीते। अब एक तीसरा केस और ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक मान के चलिए कोई सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं। ठीक है। उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, वो अपने होम टाउन को छोड़ के, उनका प्रमोशन हुआ और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया किसी दूसरे टाउन में। तो वो वहाँ से अपने होम टाउन में से निकल के नए टाउन में आए। उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, बार बार घर चेंज करना, नए नए घर को ढूंढना, फिर वहाँ शिफ्ट होना। तो वो प्लान कर रहे थे कि नहीं अब मैं कुछ अच्छा सा एक
जगह देख के, कोई घर देख के मैं बाय कर लूँ और वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाऊँ, सेटलमेंट कर लूँ। ठीक है, एक केस ये था। और एक और केस लेके चलते हैं, एक मिस्टर डिसूजा का केस लेके चलते हैं। एक मिस्टर डिसूजा है, उनका केस है कि वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं अपने जॉब से। ठीक है, और उनके पास काफ़ी पैसा आया है, रिटायरमेंट का पैसा मिला है उनको, तो वो चाहते हैं कि इस पैसे को मैं कहीं ऐसे जगह पे डाल दूँ ताकि मेरा कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम मुझे आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, जो भी सिचुएशंस मैंने आपको दिया, वो रेगुलरली हम अपने लाइफ में देखते हैं, और या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं इनके लाइफ में ये इश्यूज आते रहते हैं। हालांकि कोई इसमें कोई पैसे की कोई मेंशन ऐसा नहीं था कि इसमें पैसा है, इतना पैसा लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे शालिनी को एजुकेशन अच्छी चाहिए थी, तो और सुरेंद्र को एक घर खरीदना है, और मिस्टर डिसूजा या फिर अगर मैं सुरेश की बात करूं तो उनको एक रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों में हमने ये चीज़ देखा कि एक रीज़न, एक पर्टिकुलर गोल निकल के आता है, वाई, कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अगर हम इसी एग्जाम्पल्स में अगर हम मनी और एक टाइमलाइन को ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक मनी का एक अमाउंट डाल दिया कि हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और एक टाइमलाइन डाल दिया कि इतने टाइम के लिए, अगर इन दोनों को अगर इस एग्जाम्पल्स में हम जोड़ देते हैं तो ये एक फाइनेंशियल गोल बन जाता है, जो कि हमें एक रीजन देता है वाई इन्वेस्ट। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज थे और डिफरेंट ये एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैंने बताया। अब जो सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल गोल्स हमने डिसाइड कर ली, तो एक गोल सेटिंग होनी चाहिए, हमारी प्रॉपर गोल सेटिंग होनी चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो सके। और प्रॉपर गोल सेटिंग में जो सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो होता है वो होता है कि आइडेंटिफाई करना तो वेरियस लाइफ इवेंट्स जो एक इंडिविजुअल के लाइफ में होते हैं। एक कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन होते हैं, जो होने के होंगे ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें अपने बिजली का बिल देना है, हमें अपने मेड की सैलरी देनी है, या दूध वाले का बिल देना है, अखबार वाले का बिल देना है, ये सभी कॉमन बातें जो ये निश्चित हैं, ये होंगी, ये इवेंट्स होंगे हमारी लाइफ में। लेकिन कुछ अनसर्टेन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, फैमिली का कोई मेंबर बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो गए, घर में चोरी हो गई, बहुत सारे ऐसे होते हैं कुछ अनसर्टेन अनवांटेड इवेंट्स जो अकर होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है फैमिली मेंबर का, हॉस्पिटलाइजेशन का, ये सब जो इसके लिए हम लोग एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करना होता है, जो कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बीच से ही हम इन्वेस्ट चूज करते हैं। और इसी इमरजेंसी फंड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदी जाती है, जैसा कि नॉर्मली आजकल लोग टैक्स बेनिफिट के लिए लेते हैं, बट इसकी एक्चुअल नीड ये है कि ये एक इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी के लिए, हेजिंग के लिए ये यूज में आती है। जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी एक्चुअली में नीड क्या है, तो अब हमें इन नीड्स को सेकेंड स्टेप में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कौन सी नीड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नीड हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नीड हमें अभी फुलफिल करनी है, कौन सी नीड हमें बाद में फुलफिल करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें इन सभी नीड्स को एक टाइमलाइन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन सी नीड को कितने दिनों में, अगर जैसे कि हमने शालिनी के केस के बारे में मैंने हमारी बात हुई, तो शालिनी को एक साइंटिस्ट बनना है, जिसके हो सकता है वो आज वो 8 या 10 साल की है, तो आने वाले 10-15 साल के बाद या आने वाले 18-20 साल के बाद उसको फंड की जरूरत पड़ी, तो एक टाइमलाइन आ गया कि हाँ, हमें 15 या 20 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। दूसरे केस में हमने देखा कि जो एक रिटायरमेंट का जो केस हमने देखा कि वो 45 ईयर्स के एक पर्सन है, वो जॉब आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो चाहते हैं कि उनका एक प्रॉपर प्लान हो, तो आफ्टर अगर वो 60 में रिटायर करेंगे तो उनके पास 15 ईयर्स है, 45 ईयर भी है, वो 15 ईयर्स है। तो एक टाइमलाइन यहाँ पे इस केस में हमने देखा कि हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि गोल सेटिंग में हमने पहले नीड को आइडेंटिफाई किया कि क्यों, कैसे, हमने उसको प्रायोरिटाइज किया कि कौन सी अभी है, कौन सी बाद में, कौन सी लेस, कौन सी इंपॉर्टेंट। थर्ड में हमने देखा कि हमने उसको एक टाइमलाइन प्रोवाइड करा दी। ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज हमने फॉलो कर लिए। इन सारे एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर मैट्रिक्स बन के आ जाता है, लेस इंपॉर्टेंस,
इम्पोर्टेंट, कौन सी अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इनमें हमें एक पॉइंट मिल जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स क्या है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या एक ही चीज़ है? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस ऐसा है कि सेविंग का क्या मतलब होता है। तो सेविंग का एक एक एक्स्ट्रा मतलब ये भी होता है, सेविंग जो वर्ड बन कर के आया है वो सेफ से बन के आया है। सेफ मीन्स सुरक्षित, ठीक है। तो सेविंग का एक और मतलब ये होता है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग खर्चे हैं उनमें कटौती को ही हम लोग सेविंग बोलते हैं, और जो पैसा यहाँ से बच रहा है सरप्लस, उसको प्लान करना इन्वेस्टमेंट होता है। इस तरीके से हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्लब नहीं कर सकते एक में, लेकिन इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट या हमारी जो सेविंग जो कि आगे हमारे गोल्स की अचीवमेंट में फुलफिल करेगी, उनके लिए कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला है उनकी सेफ्टी, सेकंड है लिक्विडिटी, एंड थर्ड है रिटर्न्स। अब मैं बारी बारी से इनको आपको बताता हूँ। सेफ्टी से मेरा मतलब है कि जब भी हम बात करते हैं सेफ्टी में, तो हमारी जो कैपिटल जो इन्वेस्ट होता है उसकी बारे में बात हो रही होती है कि जो भी पैसा हमने लगाया है वो कैपिटल जो हमारा इन्वेस्टेड है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। ये एक श्योरिटी ऑफ इनकम के लिए होता है जो कि इन्वेस्टमेंट से हम चाहते हैं, उनकी सेफ्टी होती है कि श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने कहीं पैसा लगाया तो हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड है और हमारा एक इनकम श्योर है, ठीक है। इसको रिस्क समझने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं। तो सेफ्टी को समझने के लिए उसके रिस्क को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे अगली वीडियो में मैं इसके रिस्क के बारे में भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं और हमें कैसे इसको सेफ गार्ड करके चलना है, ठीक है। तो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर हमारा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से हमारा मतलब है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना वोलाटाइल है, या फिर वो कितनी जल्दी हम उसको अपने पास वापस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज हमने कोई प्रॉपर्टी में, कोई रियल एस्टेट में या किसी ज़मीन में पैसा लगाया, आज हमने वो लैंड खरीदी, और अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इंस्टेंट कोई बायर मिल जाए और हम वो ज़मीन बेच करके वो पैसा लेके आ जाए। हो सकता है कि उस टाइम पे प्रॉपर्टी के कुछ रेट्स डाउन चल रहे हों और हमें कोई बायर ना मिल रहा हो, और हो सकता है कि मजबूरी में सस्ते में ही हमें वो ज़मीन बेचनी पड़ जाए, या फिर अगर ज़मीन का रेट हाई भी है लेकिन हमें बायर ना मिल पाने की वजह से हमें वो ज़मीन रखनी पड़ रही है, और हमारा नीड भी, और हम उसके बदले हमें कहीं और से लोन लेना पड़ रहा है, किसी से कर्जा लेना पड़ा, लेकिन हमारी एसेट होने के बावजूद भी हम पैसे निकाल नहीं पाए। तो ये, और एक पैसा होता है कि जो फॉर एग्जांपल हमारे जेब में जितना पैसा पड़ा है या हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा कैश पड़ा है, ठीक है, उसको हम जब भी चाहे अपने एटीएम से जा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी जल्दी जो इनकम हम रियलाइज कर पाते हैं वो, उसको हम लोग हाईली लिक्विड बोलते हैं, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम जल्दी इनकम कौन सी अपनी ले पा रहे हैं, जो एटीएम में हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं उनको। लेकिन यही अगर ये किसी रियल एस्टेट में या फिर कोई ऐसी जगह पे प्लॉट ली हुई है जहाँ की सेल और परचेज बहुत स्लो है, तो वहाँ पे हमें लिक्विडिटी कम हो गई। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लिक्विडिटी का जो फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के और हमारे टाइम हॉरिजॉन और हमारी गोल सेटिंग के बेसिस पे ये डिज़ाइन करता है कि हमें कितने टाइम में पैसा चाहिए होगा, किस लिए पैसा चाहिए होगा, और क्या वो पैसा जब चाहिए होगा तब वो ईजिली हमारे पास आ पाएगा। तो ये लिक्विडिटी डिसाइड करती है। अब तीसरे फैक्ट्स पे जाते हैं, रिटर्न्स। हमने देखा कि मेजर पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का कि रिटर्न्स हमें अच्छे मिलने चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट से। तो कुछ रिटर्न्स ऐसे होते हैं जो पीरियडिक फॉर्म में मिलते हैं रेगुलर इनकम के रूप में, कुछ रिटर्न्स ऐसे होती हैं जो इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने के बाद एज अ लंप सम हमें मिल जाती हैं, ठीक है। और उस पर हमें कैपिटल गेन्स या टैक्सेशन, जिस टैक्सेशन के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर अदर इन्वेस्टमेंट पे क्या क्या टैक्सेशन होते हैं और उन टैक्सेशंस को हम लोग कैसे अपने मैनेज कर सकते हैं, तो हमारे आने वाले वीडियोस में ये भी हमारे होंगे। तो ये तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो रिटर्न्स का फैक्टर है। तो बेसिकली ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट